डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। अभी 12 नहीं बजे हैं, सो थोड़ा सा डिले हो गया काम। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अपना काम शुरू करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। टुडे इज थर्सडे। हर थर्सडे मैं 11 या 11:30 बजे आपके साथ मुखातिब होता हूँ। यहाँ पे आपकी कॉल्स लेता हूँ और आपकी कॉल्स को आंसर करता हूँ। आप फैमिली लॉ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, आप इमिग्रेशन लॉ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि हम इसको यूके के अंदर महदूद रखें, क्योंकि अगर आप मुझसे अमेरिका और कनाडा के बारे में पूछेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। इससे पहले कि मैं कॉल्स लेनी शुरू करूं, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है कि फॉरन कॉल्स शुरू हो गई हैं, इससे पहले कि मैं वो शुरू करूं, कुछ एक दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले, गुज़श्ता ईद मुबारक। मैंने लास्ट वीक अनाउंस नहीं किया था या आप लोगों को मुबारकबाद नहीं दी थी, एक मैसेज डाला था बाद में। लेकिन उम्मीद है जिन लोगों ने ईद सेलिब्रेट की उनको एक मौका मिला अपनी फैमिली के साथ और अपने प्यारे और चाहने वालों के साथ टाइम गुजारने का। आई नो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, आई नो कि हम लोग उस तरह से खुल के मिलजुल के नहीं बैठ सकते जिस तरह से हम लोग नॉर्मली बैठते हैं, लेकिन फिर भी एक खुशी का मौका था और आई होप सबने ईद बहुत खुशी से मनाई होगी। अब नेक्स्ट जो बात मैं करना चाहता हूं सीधी अपडेट्स की तरफ चलते हैं। अपडेट्स में क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा जो इस तक सवाल पूछा जाता है मुझसे, वो पूछा जाता है अबाउट नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, या बेनिफिट्स के बारे में, या फी वेवर्स के बारे में। जाहिर है हर जगह लॉकडाउन की वजह से काम मुतासर हुआ है, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, उनके जॉब्स मुतासर हुए हैं। इट्स ए नॉर्मल थिंग, हर एक को बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं हर लेवल पे। आप अगर 500 पाउंड महीने का कमाने वाले हैं तो आपको भी इशू आया है, अगर आप 5000 महीने का कमाने वाले हैं आपको भी इशू है, और अगर आप 50,000 महीने का कमाने वाले हैं तो आपको भी इशू है। ये सब लोगों के लिए एक प्रॉब्लम आई। अब जिन लोगों की एक्सटेंशंस ड्यू हैं या जो लोग नई एप्लीकेशंस डालना चाहते हैं, उनके लिए इश्यूज क्या बने हुए हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, अपने बच्चों के खर्चे मद्देनजर रखते हुए, जो उनके पास थोड़ी सी इनकम हो या थोड़ी सी सेविंग्स हो, उसके अंदर गुजारा करते हुए किस तरह होम ऑफिस की फीसें पे करें या किस तरह से वो सारा गुजारा करें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, रात को मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन की। उनसे क्वेश्चन पूछा गया एक एमपी की तरफ से, और एमपी ने सवाल ये पूछा कि जी मेरा एक कंस्टिट्यूएंट कपल है, पाकिस्तानी कपल है, उनके पास उनके बच्चे यहां पैदा हुए, उनके पास लीव टू रिमेन भी है, यानी वो लीगली यूके में रह रहे हैं, दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, यानी उन्होंने कानून की कभी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, और उनको जो स्टेटस मिला हुआ है उस स्टेटस पे देयर इज नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। आजकल के दिनों में जबकि इतनी डिफिकल्टीज हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब ये प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा गया। अब हमारे बोरिस जॉनसन साहब बाल बिखरे हुए, टाई इधर की उधर, कपड़े जैसे भी उनके होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपीयरेंसेस से पता नहीं चलता कि बंदे के अंदर क्या है। मेरी अपीयरेंस देखे तो शायद मैं थोड़ा सा भी बदमाश लगता हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बड़ा एक नरम दिल का बंदा हूं। लेकिन अपीयरेंसेस से हट के अगर देखा जाए कि लोगों के दिमाग क्या कहते हैं या लोगों के काम क्या कहते हैं, अब बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। He needs to know exactly कौन क्या कर रहा है और उनका होम ऑफिस क्या कर रहा है, और जो लीव टू रिमेन दी जाती है लोगों को उसके ऊपर क्या कंडीशंस अप्लाई की जाती है। बोरिस जॉनसन हैड नो आइडिया। बोरिस जॉनसन को जब पूछा गया कि जी जो लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं कि लीगल स्टेटस उनके पास है बट दे हैव नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, काम बंद हुआ हुआ है, वो किस तरह गुजारा करें, तो बोरिस जॉनसन कहते हैं हैंग ऑन अ सेकंड, क्या उनको यूनिवर्सल क्रेडिट नहीं मिल रहा? तो आगे से उनको बताया गया कि नहीं जी, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। अब बोरिस जॉनसन की शक्ल देखने वाली है उस वक्त कि जी नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स भला क्या है। फिर एमपी ने उनको, स्टीफन टिम्स आई थिंक इट वाज, एमपी ने फिर उनको एक्सप्लेन किया आगे से कि जी उनको बेनिफिट्स अलाउड नहीं हैं उनके स्टेटस पे। तब जाके बोरिस जॉनसन साहब को थोड़ी सी एक बत्ती जली अंदर और उनको ख्याल आया कि यार ये तो इसका मतलब है कि ये लोग बेनिफिट्स नहीं ले सकते। अगर वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते, काम वो लोग नहीं कर सकते, बच्चे उनके साथ हैं, डेस्टिट्यूट होने का खतरा है, तो वो क्या करेंगे? एंड एट दैट पॉइंट बोरिस जॉनसन सेड, वेल आई एम गोइंग टू लुक इनटू दैट। हम इसके ऊपर देखेंगे, हम सवाल उठाएंगे इसके ऊपर, और आई विल मेक सम इंक्वायरीज। अब इसका मतलब हरगिज ये मत समझिएगा कि जी बोरिस जॉनसन ने कह दिया तो बस अब दुनिया ठीक हो जाएगी। रिमेंबर द टाइम जब हम बात करते हैं एमनेस्टीज की, जब हम बात करते हैं कि जी बोरिस जॉनसन ने कितनी दफा मेंशन किया एज अ मेयर कैंडिडेट होने के बाद भी, उसके बाद जब वो जब ये प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ भाग रहे थे या ब्रेक्सिट दिनों की बात कर रहे थे, हर जगह पे बोरिस जॉनसन केप्ट ऑन सेइंग
कि मैं समझता हूं जिन लोगों को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लीगली रहते रहे, जिन्होंने कुछ गलत काम नहीं किए, उनको कोई एमनेस्टी मिलनी चाहिए, उनको स्टेटस ग्रांट होना चाहिए। एंड देन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनसे दोबारा वो इस सवाल पूछा गया कि जी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक इट्स सूटेबल। सो आराम से बोरिस जॉनसन साहब ने पहले एक चीज को बिल्डअप करते करते आखिर में जाके खत्म कर दिया। अब वही बात है, ये जो बेनिफिट्स की बात बनती है, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स मींस कि आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप एक डिफिकल्टी में आते हैं तो आपको चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए आप होम ऑफिस को अप्लाई करेंगे और उनसे कहेंगे कि जी हमारे हालात पहले डिफरेंट थे, अब डिफरेंट है, और आजकल के हालात में हमें बेनिफिट्स अलाउ होने चाहिए। इस चीज के ऊपर अगर आपकी चेंज ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशन कामयाब हो जाती है तो आपको बेनिफिट्स अलाउ कर दिए जाएंगे और आप यूनिवर्सल क्रेडिट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलाउ नहीं किया जाता तो आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं है, फिर आप हवा खा के गुजारा करें और पानी पी के गुजारा करें। ये तो एक चीज होगी। अब दूसरी बात आती है फी वेवर्स के बारे में। फी वेवर्स के ऊपर एक बड़ा शोर शराबा मचता है कि जी फी वेवर एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, उसमें क्या देखा जाता है। अब जो फी वेवर्स की बात चल रही है, मेरा कल एक केस अप्रूव होकर आया फी वेवर्स के ऊपर। ये जो फैमिली है, इनके साथ बच्चे हैं, इनके हस्बैंड वाइफ साथ बच्चे हैं, और ये काम भी करते रहे, हस्बैंड भी और वाइफ भी। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर पैसे भी आते रहे और उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ सेविंग्स भी पड़ी हुई थी कुछ अर्सा पहले तक। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है और उनको अब जो अपनी एप्लीकेशन डालनी है, उस एप्लीकेशन के लिए वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि हम फी वेवर की एप्लीकेशन डालें। अब ये चीज बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये वो फैमिली नहीं है जिनके पास ऑलरेडी लीव टू रिमेन है। इनके बच्चों के 7 साल अब कंप्लीट हो रहे हैं और अब हमने उनकी एप्लीकेशन डालनी है। सो इसलिए ये और भी मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल उनकी फी वेवर एप्लीकेशन अलाउ हो गई है। पूरी फैमिली की सबके कोड आ गया है और उसके अंदर अब हम उनकी एप्लीकेशन बना के डाल रहे हैं। विद इन नेक्स्ट 10 डेज हमें एप्लीकेशन डालनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला होता है, वो इसलिए कि जब हम बात करते हैं फी वेवर की, जब आप फी वेवर के लिए अप्लाई करें और अगर आपका फी वेवर एक्सेप्ट हो जाता है तो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपने वो कोड इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने वो कोड इस्तेमाल ना किया तो वो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाता है एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो प्लीज, अगर आपने एप्लीकेशन करनी, फॉर एग्जाम्पल आपके 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं बच्चों के साथ, जब आप उसके नजदीक पहुंचते हैं, अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं तो फिर तो ठीक है, आप फौरन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फी वेवर के लिए अप्लाई करना है, ऑलवेज कीप 4 to 8 वीक्स इन द मिडिल। 4 to 8 वीक्स मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर तो आपके पास लीव पहले भी नहीं थी और आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 10 जून को आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है, आपके 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों के, आप कहते हैं कि जी मैंने फी वेवर के लिए अप्लाई करना है। अब 10 जून कोई शर्त तो नहीं है ना कि 10 जून को ही अप्लाई करना है, और आप उसके बाद भी कर सकते हैं। अगर आप अभी फी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जाके जून के मिडिल में या जून के एंड में या जुलाई में जाके आपको फी वेवर अलाउ किया जाता है तो आप उस वक्त भी एप्लीकेशन, लेकिन जहां सिचुएशन होती है लीव टू रिमेन ऑलरेडी आपके पास है और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट। वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन का टाइम आगे नहीं जा सकता। यानी अगर 10 जून आपकी एक्सटेंशन की डेट है तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने फी वेवर के लिए अप्लाई किया हुआ है, 10 जून गुजर गई, 20 जून गुजर गई, आप सोच रहे जी मैंने फी वेवर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मैं लीगल हूं। नहीं, आप लीगल नहीं है जब तक आपकी वैलिड लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं डाली जाती। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। लोग इस पे बहुत गलती खा जाते हैं और उसके बाद वो बहुत परेशान होते हैं। इससे पहले कि मैं फोन कॉल्स देनी शुरू करूं, एक दो चीजें और आपके साथ डिस्कस कर लूं। फी वेवर की बात मैंने अभी क्यों मेंशन किया, क्योंकि कल ही एक फैमिली का जिनका होकर आया है, ये वो वाला केस था जिसमें मैंने उनको बताया था पहले भी। अब अगर वो साहब सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, मैंने उनको पहले ही बताया था कि सर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स देखते हुए, आपकी सिचुएशन देखते हुए मुझे डिफिकल्ट लगता है कि आपका काम होगा, लेकिन आई विल गिव इट माई बेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स डाली हैं उसके ऊपर काम हो गया। अब जो बात आगे वाली आती है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपकी एक्सटेंशन आ रही है, प्लीज मेक श्योर यू गिव प्लेंटी ऑफ टाइम और आप उससे पहले अप्लाई करें, ताकि आपकी टाइमिंग ऐसी हो कि जैसे ही आपको फी वेवर अलाउ हुआ तो विद इन आपके टाइम के अंदर आपने एप्लीकेशन डालनी है। कल मुझे एक और दोस्त हैं, वो सोलिसिटर ही हैं, वो भी इमिग्रेशन का काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि उनको एक क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन में यह था कि जी मई के फर्स्ट वीक में एक खातून का वीजा एक्सपायर हो रहा था, स्पाउस वीजा था, इंग्लिश टेस्ट उन्होंने करना था जो कि वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं कर सके। अब वो उन्होंने गलती क्या की कि वो बैठे रहे, ओ बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, ये वो। 7 मई को उनका वीजे का टाइम गुजर गया। अब
कल 27 मई को वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा जी अब क्या हो सकता है। अब वो 5 साल के रूट पे चल रहे थे, अब एक तो ये कि वो 5 साल के रूट से उतर जाएंगे, दूसरा ये कि जो 14 दिन वाली बात होती है वो 14 दिन भी गुजर गए। सो 7 मई से लेके 21 मई तक 14 दिन का टाइम और गुजर गया। सो अब वो जो भी एप्लीकेशन डालेंगे उसके ऊपर वो ओवरस्टेयर होके ही एप्लीकेशन डालेंगे, और उनका जो पिछला टाइम सारा गुजरा है वो सारे का सारा जाया हो गया, क्योंकि ओवरस्टेयर होने के बाद अब वो जीरो से शुरू करेंगे। ये एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि बड़े एक सिंपल तरीके। अब वो साहब सोच रहे थे ओ यार कौन सी बड़ी बात है, 7 मई को था, अभी तो महीना भी नहीं गुजरा। और उनको अब समझाना यह पड़ा कि ना सिर्फ आप ओवरस्टेयर हो गए, बल्कि ये कि जो आपने पिछले 5 साल गुजारे थे 10 ईयर रूट के ऊपर, और उसके बाद अब आप जा रहे थे 5 ईयर रूट के ऊपर, अब आपको उसका कोई फायदा नहीं, ना ही आप 5 ईयर रूट के ऊपर अब जा सकते हैं, और पिछले 5 साल आपके जाया गए। अब आप जीरो से शुरू करेंगे, और जीरो से शुरू करके भी आप 10 ईयर रूट के ऊपर जाएंगे, अनलेस जैसे आपको स्टेटस मिलता है आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और आप फिर दोबारा 5 ईयर रूट के ऊपर स्विच हो जाए। खैर ये चीजें चलती रहती हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं और बातें भी उठती हैं। एक अपील के बारे में बात करता चलूं, असाइलम की अपील्स या ह्यूमन राइट्स की अपील्स जो भी चल रही हैं इस वक्त, उन सब के अंदर स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स मांगी जा रही हैं। स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स, अपना केस लॉ सब कुछ बना के डालना है। ये हर लल्लू पंजू का काम नहीं है, और ये मैं लल्लू पंजू किसको कह रहा हूं? आप लोगों को नहीं कह रहा जो कि वकील हजरात नहीं हैं, ये उन लोगों को कह रहा हूं जो अपने आप को वकील हजरात समझते हैं। ये जो स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स की बात है, इसके अंदर आपकी लॉ भी आता है, इसके अंदर आपकी आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, इसके अंदर आपकी द कैपेसिटी टू एक्चुअली आर्ग्यू द क्या कहना चाहिए उसको, जो आपकी इंट्रिकेसीज होती है, जो आपकी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे आपका केस बनता है या बिगड़ता है, ये सब कुछ हमें अब इन स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डालना है। आपकी स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स जाएंगी, उसके बाद आगे से होम ऑफिस की तरफ से एक रिस्पोंडेंट्स रिव्यू आएगा उसके ऊपर, उस रिव्यू के बाद भी अगर आप चाहें तो अपने आप आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, और फिर आपकी CMR होगी या उसके बाद जज डिसाइड करेगा कि आगे से उसको कैसे हैंडल करना है। अपील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता मुझे नजर आ रहा है कि खत्म हो रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा। बोरिस जॉनसन साहब हमारे जो जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि जी 1 जून से बच्चे स्कूलों को भी चलना शुरू हो जाए, जो ईयर 1 और ईयर 6 है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे आप ईयर 1 के बच्चों को कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग करें। ठीक है, बच्चों को ये चीज ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन बच्चे अगर वो वायरस कैरी करके आके अपने घर में किसी को इन्फेक्ट करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट एनीवे, in his supreme intelligence, Boris Johnson has decided कि नहीं 1 जून से हम बच्चों को कुछ ना कुछ बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, shops will be opening from the 15th of June। अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर जो कि शॉप्स के बगैर नहीं रह सकते, और उन बेचारों के लिए जो शॉप्स में जा जाके बेड़ा गर्क उनका होता रहता है बीवियों के साथ, वो थोड़ा घबरा रहे हैं इस चीज से। बट एनीवे, हम उससे भाग नहीं सकते। 15 जून से दुकानें भी खुल रही। वंस दैट हैपेंस, मैं समझता हूं ये कोर्ट्स का भी काम आसान हो जाएगा, ओरल हियरिंग्स दोबारा जल्दी ही शुरू हो जाएंगी, एंड एज सून एज द ओरल हियरिंग स्टार्ट वी विल बी बैक टू द नॉर्मल रूटीन, जहां पे हम जज के सामने जाते हैं, केस को जज के सामने जाके आर्ग्यू करते हैं। ये जो लॉकडाउन का पीरियड गुजरा है, इसके अंदर उन्होंने कोशिश ये की है कि अपील्स को डिले कर दें, रादर देन सबको ओरली वो उसके ऊपर रिमोट हियरिंग्स के ऊपर किया जाए। आई थिंक दैट्स अ मच बेटर आइडिया, बिकॉज फॉर मी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो अपील मैं हैंडल कर रहा हूं उसको पेपर्स के ऊपर या रिमोटली हैंडल किया जाए। आई वुड ऑलवेज वांट कि मैं जज के सामने कोर्ट में खड़ा होकर अपना केस आर्ग्यू करूं और फिर उस चीज को लेकर चलूं। एनीवे, अब बात करते हैं अपने एक और चीज की। मैं इंशाल्लाह 1 जून को एक नई चीज अनाउंस करने जा रहा हूं, एक्साइटिंग चेंजेस, और आप लोगों के फायदे के लिए कोई चीज होगी। अक्सर मुझे जो सबसे बड़ी इश्यू लोगों का पता चलता है और जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है पेमेंट्स के बारे में, कि जी अफोर्डेबिलिटी क्या है, इंस्टॉलमेंट्स कर दें, कुछ आसानी पैदा कर लें, कुछ डिस्काउंट कर दें, ये वो। मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है और हम इसको एक्सेस टू लॉ का नाम दे के लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उसका मकसद क्या है कि जब आप इधर उधर जाके लोगों के हाथों लुटते हैं, आप किसी के पास जाते हैं, पेमेंट्स करते हैं और अगले बंदे को पता नहीं होता क्या करना है या उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, और वो फिर भी आपके कम पैसे लेके सिर्फ ये कि जी मैं सस्ता काम कर रहा हूं करके आपको ले जाता है, तो बेड़ा गर्क हो जाता है केस का। उसके बाद फिर आप किसी और प्रॉपर वकील के पास जाते हैं तो आपका केस बहुत डिले हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट ये रहा है, एक मारो सॉलिड मारो। कॉन्सेप्ट क्या है उसका? डू इट वंस बट डू इट राइट।
हमारे पास आने के लिए लोगों को जो एक इश्यू आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बुखारी चेम्बर्स बड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप देखें, मैंने अब कंपैरिजंस किए हैं, एंड दैट इज द फनी बिट। मैंने कंपैरिजंस करवाए हैं। आई हैड टीम मेंबर के चेक करो कि हमारे चार्जेस कैसे हैं, बाकी लोगों से कंपेयर करने में क्या आता है। और कमाल की बात यह है कि हमारे चार्जेस एक्चुअली बाकी फर्म्स से कम हैं, जो कंपैरेबल फर्म्स हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जी एक बुचर की दुकान है, बुचर के साथ एक वो पान की दुकान लगी हुई है, बीच में एक सोलिसिटर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर फर्म्स जो प्रॉपर लीगल एडवाइस देती हैं। उनके साथ अगर आप हमारा कंपैरिजन करें तो आपको नजर आएगा कि हमारे चार्जेस एक्चुअली फॉर द लास्ट 7 years हैव बीन फ्रोजन। हमने चार्जेस बढ़ाए ही नहीं है पिछले 7 साल से। बट डिटेल्स आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। आप सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट मुझे रखना पड़ेगा बिकॉज मेरे फोन की बैटरी चार्ज नहीं हुई थी। एंड लेट्स सी कितनी देर चलता है। जितनी देर चलेगा मैं चलाऊंगा इसको इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, पहली कॉल लेते हैं। फोन मेरे सामने है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल। आप अब शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपका फोन जरूर उठाऊंगा। और आगे साथ ही कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। आपके प्रोग्राम में डेली देखता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। और दुआ है आपके, आप अच्छे करें। और बहुत शुक्रिया भाई। बताइए आपका सवाल क्या है? जी अली भाई, मेरा ये है, एक सवाल है। बेसिकली मैं बांग्लादेश से हूँ हाँ। और हम लोग फैमिली बांग्लादेश से है। ठीक। बच्चे जो है वो 8 साल से ज्यादा है। अगर आप अपना प्लीज फेसबुक पीछे बंद कर देना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी आवाज भी आ रही है साथ साथ। सो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। लेट्स गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। बताइए। क्वेश्चन है, मेरी वाइफ एनएचएस पे काम करती है। हाँ। और अभी फिलहाल सुना कि एक रूल्स वाया कुछ एमनेस्टी नहीं, सॉरी, वो फी के बारे में कुछ आएगी। जी बिल्कुल। विदाउट उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ड्यू कब है उनकी, मुझे भैया बताइए आप। क्या ये है आपका जुलाई में? ओके फाइन, ठीक है। सो वो जो तारीख मुझे याद नहीं है, जुलाई पे। दैट्स फाइन जी, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अक्टूबर तक का उन्होंने सबको कवर किया हुआ है। सो आप लोगों को ये कहा गया है। आपका सवाल अगर मैं समझ सकूं तो आपका सवाल क्या ये है कि जब उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? जी यही बात है। जी। ओके इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है वो ये कि जो एनएचएस वर्कर्स हैं, जो लोग एनएचएस के लिए की वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं या और उनकी एक्सटेंशंस आ रही हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस करनी है, उनको ना एनएचएस की फी पे करनी पड़ेगी या जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज कहा जाता है, और ना ही उनको होम ऑफिस की फी पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज लाइक अ थैंक यू टू ऑल दीज पीपल जो एनएचएस के लिए काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपने चेक जरूर करना है कि आपको कुछ उनको नोटिफिकेशन देनी है कि नहीं देनी, बिकॉज होम ऑफिस की तरफ से जो अभी एक मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये कि वो कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू। और एप्लीकेशंस की जहां तक बात है वो तो मुझे ये समझ आती है कि वो कह रहे हैं कि यू कैन सिंपली गेट एन एक्सटेंशन, उसके अंदर आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। इसमें एक है कि तो उसका 10 years पेरेंशियल रूट पे उन्होंने मेरे वाइफ को 2.5 years वीजा दिया था जी। तो वही एक्सटेंशन अभी आने वाला, तो इन दरमियान इसका 10 years भी होने वाला है। ओके तो वो चाह रही कि आईएलआर अप्लाई करे, तो आईएलआर में भी ये क्या सेम? नहीं जी, आईएलआर के अंदर आई डोंट थिंक ये चीज आईएलआर के लिए भी अप्लाई होगी। ये उन्होंने बात की है उन लोगों के लिए जो एनएचएस के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी एक्सटेंशंस आ रही हैं। अब पहले तो एक चीज ये चल रही थी कि क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो टियर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं, या हर एक के लिए जो किसी भी वीजा के ऊपर हैं और उनकी कोई एक्सटेंशन आ रही है, लेकिन वो क्योंकि एनएचएस के लिए काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज इसको जरूर चेक कीजिएगा। पर्सनली मैंने भी सिर्फ खबरें देखी हैं, सिर्फ हेडलाइंस देखी हुई हैं, अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई केस डील नहीं किया। सो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सर्टनली आई कैन लुक इनटू दैट फॉर यू। ओके तो आपके कहने मतलब कि आईएलआर के ऊपर ये लागू नहीं होता? नहीं जी, आईएलआर के ऊपर आई डोंट थिंक कि आईएलआर के ऊपर लागू होगा, बिकॉज सिंपली बात है आईएलआर आपकी चॉइस है। आईएलआर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें ना करें, आपको स्टेटस मिला हुआ है। और होम ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी एक्सटेंशन फ्री की जाएगी, उसके अंदर आपकी कोई फीसें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप आईएलआर के लिए जा रहे हैं तो वो आई डोंट थिंक इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो ये अगर चेक करना हो तो फिर कैसे चेक करेंगे? भाई अगर आपने चेक करना है तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक कर लूं तो मुझे प्रोग्राम के बाद बताइएगा, मैं फिर आपके लिए चेक कर सकता हूं। ओके ओके चलो, ऑलराइट जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी, बाय बाय बाय।
आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको कॉल बैक करवाऊंगा बाद में, अगर अभी बात नहीं भी हो सकी। आज कुछ मुझ ज्यादा ही ऊपर जा रही। अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जरूर आपके साथ बात हो जाए। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाईजान, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है भाईजान। मेरा एक क्वेश्चन है। जी मेरी एप्लीकेशन थी, स्टूडेंट एप्लीकेशन थी और वो रिफ्यूज हो गई राइट ऑफ अपील पे टॉइक पे। ठीक। तो मुझे राइट टू अपील दिया था, जी। तो मैंने अपील विन कर ली। हाँ तो होम ऑफिस अपर ट्राइब्यूनल गया तो उनकी परमिशन ग्रांट होगी, लेकिन जब हियरिंग थी ना, जी। उससे पहले होम ऑफिस ने कहा कि आप हियरिंग दोबारा करा लो, ठीक। उसके बदले ना आप आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स की एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऐड कर दो सेक्शन 120 में जी कि हम यहाँ पे आपको क्यों स्टे दें। जी बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ये एसन केस है, उसके बाद ये सब कुछ करना शुरू किया उन्होंने। अच्छा फिर? तो भाईजान उसके बाद मैंने एप्लीकेशन उनको दी सेक्शन 120 में कि मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे स्टे दिया जाए। जो उन्होंने रिफ्यूज कर दी, उस पर भी राइट ऑफ अपील दे दिया। जी बिल्कुल। तो भाईजान जब मेरी अपील हुई थी ना, हम्म। तो टॉइक पे हुई और फिर आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पे हुई, जी तो मेरी अपील्स दोनों अलाउ हो गई थी। ठीक। लेकिन होम ऑफिस ने मुझे फिर 60 डेज का वीजा दे दिया। जी उन्होंने आपको 60 डेज का ही वीजा देना था ना, क्योंकि वही तो मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा। कि जब अपील तो मैंने पहले विन कर ली थी, उस पर उन्होंने मुझे 60 डेज का वीजा तो देना ही देना था ना। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ये ट्रिक किया कि आप दोबारा हियरिंग करा लो उस सेक्शन, क्योंकि मेरा तो सब कुछ प्रॉपर ठीक आ रहा था। नहीं, आपका सब कुछ प्रॉपर ठीक आ रहा था, लेकिन जब आपकी हेयरिंग होने वाली थी, जी जो दोबारा हेयरिंग होने वाली थी, वो आपका मामला खत्म नहीं हुआ हुआ था, वहां पे आप लूज भी कर सकते थे। सो वहां पे उन्होंने आपको कहा कि अच्छा वी इनवाइट यू टू मेक अ ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन। आपने ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन की। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि आप जब कहते हैं कि जज ने आपकी अपील को अलाउ कर दिया और ह्यूमन राइट्स पे भी आपको स्टेटस मिल गया, मतलब ह्यूमन राइट्स पे भी अलाउ कर दिया और टॉइक के ऊपर भी उसने अलाउ कर दिया। अब टॉइक के ऊपर जब आपकी अपील अलाउ की जाती है, वहां पे आपको 60 डेज का वीजा दिया जाता है टू पुट यू बैक इन द सेम पोजीशन दैट यू वर बिफोर। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलाउ किया गया, और आपके बच्चों को कितना टाइम हुआ यहाँ पे? बच्चन दोनों यहीं के बोल रहे हैं, एक 4 साल का, एक 2 साल का। ओके चलें, बच्चों के अभी आपकी वो एजेस नहीं है कि हम कहें कि जी 7 साल से ज्यादा वो गुजार चुके हैं, तो ह्यूमन राइट्स पे आपको 2.5 साल की लीव मिलनी थी। सो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी जज ने अलाउ किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको 2.5 साल की ही लीव मिलेगी। उसका मतलब ये कि उन्होंने आपको वापस उस पोजीशन में डालना है जहां पे आप वापस अपना स्टेटस ठीक कर सकें। सो आपको 60 डे का वीजा दिया गया है कि अच्छा जी जाइए, अगर आपने दोबारा स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है या कोई और कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करके अपना स्टेटस बहाल कर सकते हैं और आपका पिछला सारा टाइम भी काउंट हो सकता है एज लीगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीच में। ये 60 डेज को आपने भी वेस्ट तो नहीं किया, उसके ऊपर कोई वीजा आपने अप्लाई किया है कि नहीं? नहीं भाई, वो फिर मैंने जुडिशियल रिव्यू किया था, होम ऑफिस ने ये अपना डिसीजन तो विड्रॉ कर लिया 60 डेज वाला ना। कहते हैं हम आपको नया डिसीजन देंगे। ठीक है। लेकिन भाई मुझे होम ऑफिस के साथ इसी केस में 9 साल हो गए हैं जी, और हर दफा मैं अपील विन की है। ठीक। तो अभी मेरा क्वेश्चन भाईजान ये है कि जब होम ऑफिस ने मुझे आर्टिकल 8 मेरा कंसीडर करना ही नहीं था, तो उन्होंने मेरा फिर दोबारा क्यों टाइम जाया कर दिया? नहीं जी, वो ये नहीं, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने आपका आर्टिकल 8 कंसिडर नहीं किया जी। उन्होंने आपका आर्टिकल 8 कंसिडर ना किया होता तो आपको अपील का राइट ना मिलता। प्लीज ये समझने की कोशिश कीजिए, अपील का राइट अब जो मिलता है वो सिर्फ तब मिलता है अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन हो, यानी आपके ह्यूमन राइट्स के इश्यूज इन्वॉल्व हो, या आपका असाइलम हो, या आपका उन्होंने कोई प्रोटेक्शन स्टेटस खत्म किया हो। ये 3 फैक्टर्स हैं जहां पे अपील का राइट मिलता है। आपको टॉइक की वजह से अपील का राइट नहीं मिला, आपको अपील का राइट इसलिए मिला। यही आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं ना। जब इन्होंने मेरी एप्लीकेशन टियर 4 रिफ्यूज की थी ना, हाँ, तब उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया था। अच्छा, जिसको मैंने विन कर लिया। ठीक है। पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जब मेरा इन्होंने टियर 4 की एप्लीकेशन रिफ्यूज की, हाँ, इन्होंने मुझे राइट टू अपील दिया क्योंकि मैंने 2012। अच्छा मेरी बात सुने भाई, एक सेकंड। अब हम बहुत लंबी डिस्कशन में जा रहे हैं, ये कंसल्टेशन वाली बातें आ जाती हैं। ये इस तरह से मैं आपके साथ केस यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली फिर आपका केस सूटेबल नहीं है कि मैं उसको फेसबुक लाइव के ऊपर डिस्कस करूं। आपका केस अब ऐसा है कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं। आप देखें, मुझसे यहाँ पे सवाल पूछते हैं, मैं आपको जो मुझे फौरन बात समझ आती है और जो मैं आपको बता सकता हूं सुन के आपको वो जवाब दे रहा हूं। अगर आप समझते हैं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं उसके ऊपर, देन आई वुड लाइक टू सी द डॉक्यूमेंट्स, ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स को देख के समझ सकूं बात को और मैं फिर आपको बेहतर जवाब दे सकूं। उसके लिए अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, प्लीज आराम से फोन करने के बाद आप एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं देख के आपको फोन करूंगा, आपके साथ सुकून से आधा घंटा भी कहेंगे तो आपके साथ बात कर लूंगा। ओके, चलिए ठीक है भाई। हाँ, ये मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। ओके जी, ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह हाफिज।
आई एम सो सॉरी, अगर आप ये समझे कि जी मैं भाग रहा हूं इनसे, मैं भाग नहीं रहा। मसला ये होता है कि जहां पे कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज होती हैं, यहां पे एक शॉर्ट कॉल के अंदर एक फेसबुक लाइव करते हुए वो इतनी डिटेल में और इतनी कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जा सकता। प्लीज ट्राई कीजिए कि आप एक अपना क्वेश्चन डायरेक्ट रखें और मुझसे वो बात करें जिसका मैं आपको यहां जवाब दे सकूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए। आपकी ईद कैसी गुजरी सर? बहुत अच्छी गुजरी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशंस हुई हुई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। में रखे। थैंक यू वेरी सर मच। मेरा एक बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन था। जी बताइए। नेचुरलाइजेशन से रिलेटेड था कि आगोमा इंडेफिनिटली टू रिमेन ऑन 10-year बेसिस। Right. मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें भी कोई ऐसी चीज होती है कि आप 28 डेज पहले यानी कि 11 महीने जब हो जाए तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये कि ये पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन आपको पता है कि क्रिएट हुई हुई है और जॉब्स आई मीन जॉबलेस नाउ, जी। तो बहुत ज्यादा सिचुएशन आई मीन वर्स है, यू नो दैट। तो इसके लिए कोई इन लोगों ने कोई फी वेवर का, जिस तरह दूसरी एक्सटेंशंस के ऊपर इन्होंने कहा है कि फी वेवर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ इस तरह कुछ ऐसा डिस्काउंट फीस के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए कुछ ऐसी अपडेट्स हैं आपके पास? और कोई सवाल आपका? बस यही दो चीजें आपकी? जी बस यही दो। ओके चले, अब आप गौर से सुन लीजिएगा, मैं आपको बहुत डायरेक्ट जवाब भी दे देता हूँ इसका, बिकॉज इसमें घूमने फिरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है यू आर अप्लाइंग फॉर नेशनैलिटी। नेशनैलिटी जब आप अप्लाई करते हैं वो आपकी चॉइस है कि आप करना चाहें कि ना करना चाहें। ये 28 डे वाला जो पीरियड अप्लाई होता है वो सिर्फ अप्लाई होता है लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस के लिए, जहां पे आपका वीजा खत्म होने वाला है और आप फॉर एग्जांपल, मैं फिर एग्जांपल देता हूं 30 जून की कि जी 30 जून को आपका वीजा खत्म होने वाला है, तो आप 2 जून के बाद अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको 30 जून का इंतजार नहीं करना। Whereas नेचुरलाइजेशन में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। नेचुरलाइजेशन का टाइम पीरियड आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बेशक अगले दिन आप डाल दीजिए। अब फॉर एग्जांपल आपको इंडेफिनेटली मिली 30th of June 2019 को, 30th of June 2020 को आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है। आप 30th जून के बाद 1 जुलाई को एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, 28 दिन पहले वाली बात नहीं करनी आपने, बिकॉज फिर आप अपने क्वालिफाइंग पीरियड से शॉर्ट होंगे एंड दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फी के बारे में पूछा कि कोई फी रिमिशन, आप ऑब्वियसली जॉबलेस है इस वक्त, जो डिफिकल्टीज चल रही हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि योर नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन बाय चॉइस। ओके, आपकी वो मजबूरी नहीं है कि लीव टू रिमेन खत्म हो रही तो आपको अप्लाई करना ही करना है, और अगर आपके पास फी नहीं है तो आप फी वेवर के लिए अप्लाई करें। ये वो वाली सिचुएशन नहीं है, यहां पे आपको फी वेवर नहीं मिलेगा। ओके जी, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी फीस कंप्लीट हो, आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, लाइफ इन द यूके टेस्ट आपका हो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट B1 लेवल के ऊपर हो, आपकी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, पिछले 10 साल में कहीं पे आप इलीगल नहीं रहे, कुछ आपने इन ब्रीच नहीं किया, ताकि गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो सके, एंड दैट्स इट। ठीक है जनाब? वन मोर पॉइंट, गुड कैरेक्टर आपने ये बात की जी, डजंट मैटर, बताइए। क्वेश्चन सर, इसमें ये है कि गुड कैरेक्टर में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है? इसमें सिर्फ आप क्रिमिनली कहीं कन्विक्टेड ना हो। देखिए, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए। आप ये अगर कहेंगे जी गुड कैरेक्टर में क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसका कोई जवाब नहीं है। गुड कैरेक्टर में क्या क्या चीज आपको रिफ्यूज करवा सकती है, उसकी लिस्ट आपको मिल सकती है। ठीक, लेकिन वो भी लिस्ट में यहां पे पूरी लिस्ट डिस्कस नहीं करूंगा। मेनली आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, या वेर एवर यू हैव बीन इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। अगर आपको 10 घंटे काम करना अलाउड था, आपने 12 घंटे काम किया कहीं पे और आप पकड़े जाते हैं उस चीज के ऊपर, या आपको लीव टू रिमेन अलाउड थी और आपने अपने वैलिड लीव के अंदर एक्सटेंशन अप्लाई नहीं की, वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस तरह की चीजें आती हैं बीच में। ओके, सो वो चीज हमने लेके चलनी है वहां से। ये जो काउंटी जजमेंट होती है, काउंटी कोर्ट जजमेंट, हाँ जी, काउंटी कोर्ट जजमेंट्स आपने डिस्क्लोज जरूर करनी है वहां पे। अगर आपने उनके साथ काउंटी कोर्ट जजमेंट आपकी आई और आप वहां पे उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, या आपने अपने लेंडर के साथ बात करके एक अरेंजमेंट बना लिया है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट। उसके अंदर फिर मसला नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज जरूर करना है वहां पे। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। चलें, ओके जी, ओके, खुदा हाफिज। ओके।
राइट जी। इससे पहले कि मैं अगली कॉल के ऊपर चलूं, जिस तरह मैंने बताया आज स्टूपिडली मैं रात को फोन चार्जर पे लगाना भूल गया था, तो ये शायद अभी कहीं पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर ये कॉल डिस्कनेक्ट होती है मुझे 2 मिनट दीजिएगा एंड आई विल रिकनेक्ट अगेन। मैं फिर अपने कंप्यूटर के वो कैमरा से कनेक्ट करूंगा इसको, सो दैट कोई ऐसा मसला ना हो। सो ये नहीं कि मैं करूंगा नहीं आगे इसको, लेकिन जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड आई विल रिकनेक्ट इंशाल्लाह। ओके, अगली कॉल पकड़ते हैं जी। जी हेलो हेलो।